स्वदेश न्यूज़ के खास कार्यक्रम सबकी बात में आज मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया जी। आइए हम इनसे चर्चा करते हैं। सर, आपका स्वदेश न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम सबकी बात में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मुक्ता जी, नमस्कार। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी, अभी जिस तरह से जो विधानसभा का बजट सत्र हम लोगों ने देखा, आप मैगांव से हैं, बजट में आपके क्षेत्र के लिए कितना क्या प्रावधान रहा? मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके चैनल के माध्यम से। पहले मैं बात करूंगा अपने क्षेत्र की और बाकी पूरे प्रदेश की भी बात करूंगा। मुझे कम से कम अभी इस बजट में फौरी तौर पे लगभग 60 करोड़ रुपए की योजनाएं उन्होंने स्वीकृत की हैं। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में 2 नए सीएम राइज स्कूल हमको दिए हैं, 2 नए उप स्वास्थ्य केंद्र हमको दिए हैं। तो कुल मिला के मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो मेरा सपना था और जनता की जो आकांक्षाएं थी, और बहुत लंबे समय से हमारा विधानसभा क्षेत्र पिछड़ा हुआ था, क्योंकि 70 साल में पहली बार इतिहास में ये हुआ है कि मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में मैगांव को स्थान मिला है। इसके लिए भी मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, सिंधिया जी का, दोनों का आभारी हूं। तो मैं ठीक तरह से जनता के भावना के अनुरूप और जो क्षेत्र की आवश्यकताएं हैं काम कर पा रहा हूं। और ये जो बजट मिला है, इसमें खास तौर से 2 बड़ी बातें मैं बताना चाहता हूं कि सिंध में जब बाढ़ आई थी तो हमारे विधानसभा क्षेत्र के 2 पुल पूरी तरह से ध्वस्त हो गए थे। यातायात का एक बड़ा समस्या हमारे सामने क्षेत्र में खड़ी हो गई थी। तो 18 करोड़ रुपए इंदुरखी पुल के लिए और 10 करोड़ रुपए बहादुरपुरा पुल के लिए उन्होंने स्वीकृत किए हैं। मैं बहुत उनको दिल से, हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। और लगभग 5 या 6 ऐसी सड़कें जो लगभग 40 करोड़ रुपए जिनकी लागत है, जो यातायात के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी और क्षेत्र की बहुत लंबे समय से मांग थी, उन सड़कों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत किया है। तो एक तरह से सड़क भी, स्वास्थ्य भी, शिक्षा भी और विकास के नए आयाम भी, ये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मैगांव क्षेत्र को तय कर पाऊंगा। आपने जैसा भी बताया कि मैगांव को पहली बार जो है प्रतिनिधित्व मिला है कैबिनेट में जी, आप बने हैं मंत्री, तो इसके लिए आपको लगता है कि चूंकि आप सिंधिया जी के खेमे के हैं, उनके साथ कांग्रेस से बीजेपी में आए और आप जो है अब नए अगर हम कह सकते हैं तो नए पॉलिटिशियन हैं, मंत्री हैं, मतलब विधायक हैं, तो क्या ये जो आपको जो ये मिला है, आपको लगता है ये सिंधिया जी के कारण है? निश्चित रूप से मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि मैं आज जहाँ खड़ा हूँ सिंधिया जी की वजह से खड़ा हूँ। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। पर भारतीय जनता पार्टी में अब कोई गुट और कोई खेमेबाजी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार और ख़ास तौर से हमारी योग्यता, क्षमता, कार्य करने का लोगों का तरीका, ये सब चीज़ें होती हैं जिनके आधार पे चयन होता है। तो निश्चित रूप से मैं दोनों लोगों का, सिंधिया जी का और मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें मौका दिया है। तो हम काम करेंगे, क्षेत्र के लिए विकास भी करेंगे और प्रदेश के विकास में उनका सहयोग भी करेंगे। जी, आपने कहा ठीक है, लेकिन सिंधिया जी को आप जैसे कह रहे हैं, सिंधिया जी का योगदान रहा है आपके करियर में, तो आज जिस मुकाम पे हैं आप, निश्चित तौर पे उनके कारण हैं। तो क्या ऐसा रहा कि क्या ऐसी खूबी उन्होंने आप में देखी, आपको क्या लगता है कि उन्होंने आपको अपने साथ रखा? ये तो नेता की विषय वस्तु है, वो ही बता सकते हैं। पर हाँ, ये निश्चित रूप से मैंने जो देखा है वो ये है कि उनका पूरा राजनीति का जो उद्देश्य है वो क्षेत्र का विकास और गरीब कल्याण है। और ख़ास तौर से ग्वालियर चंबल अंचल से उनका एक दिल का रिश्ता है और पीढ़ियों से वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा है सिंधिया परिवार। तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र में विकास का श्रेय भी सिंधिया जी को जाता है और ये मैंने उनमें महसूस किया। और इसी कारण से, इसी लगन के साथ हम उनके साथ काम कर रहे हैं, जिससे हम क्षेत्र में विकास कर पाएँ और ग्वालियर चंबल अंचल भी प्रदेश के बाकी हिस्सों की तरह विकास के रास्ते पे आगे बढ़े। जी, अभी जब आप लोग सिंधिया जी के साथ आए थे, यहाँ कांग्रेस से बीजेपी आए थे, तब बहुत बात होती थी, सिंधिया खेमे की बात होती थी, एक
जैसे कहते हैं कि बीजेपी 3 खेमे में बटी हुई है, अभी भी बात होती है कि एक है मुख्यमंत्री शिवराज जी का खेमा, दूसरा है वीडी शर्मा अध्यक्ष जी का खेमा, तीसरा है सिंधिया जी का खेमा। आप महसूस करते हैं कि ऐसा कुछ है? मुझे 2 साल से ज़्यादा वक्त हो गया और कांग्रेस अब अतीत बन चुकी है, मैं उसके बारे में ज़्यादा बात करना भी नहीं चाहता, पर मुझे कोई खेमेबंदी महसूस नहीं हुई। सब लोग एक साथ मिलके एक लक्ष्य को लेकर के, एक प्लेटफॉर्म पे एक उद्देश्य को लेकर के मध्य प्रदेश के विकास के लिए पार्टी और संगठन और सरकार दोनों मिलके काम कर रहे हैं। तो जो समन्वय मैंने यहाँ देखा है वो अद्भुत है, कहीं कोई प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं है। मूल भावना क्षेत्र का विकास, प्रदेश का विकास और जन कल्याण है और उसी के आधार पर सब लोग काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि ये जो आपने जवाब दिया बहुत डिप्लोमेटिक है? क्योंकि ये तो कई लोग बात करते हैं, जो पुराने वरिष्ठ बीजेपी के नेता हैं उन्होंने अपना दर्द जो है जाहिर कई बार किया हुआ है ट्वीट के माध्यम से और अन्य माध्यम से। उनको लगता है कि उनकी राजनीतिक भविष्य जो है कहीं ना कहीं संकट में है। आप इतने सारे लोग जो आ गए हैं, हालांकि आप लोगों ने अच्छे से जो है, अब अगर हम कहें तो घुल मिल गए हैं, बीजेपी में हो गया है आप जितने कांग्रेस से लोग आए थे तो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो वरिष्ठ बीजेपी के नेता हैं उनके मन में तो टीस है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। वरिष्ठ लोगों का सम्मान करना, वरिष्ठ लोगों को सम्मान देना, अगर कोई राजनीतिक दल सीखना चाहता है तो वो भारतीय जनता पार्टी से सीखे। लेकिन हाँ, नवाचार करना, नए प्रयोग करना, नए लोगों को अवसर देना और उनकी क्षमता और योग्यता का उपयोग पार्टी के हित में करना, ये भी भारतीय जनता पार्टी का एक नवाचार है। तो पुराने लोगों के सम्मान के साथ नए लोगों का उपयोग करना, ये पार्टी का मूल उद्देश्य है और उसी लाइन पे पार्टी काम कर रही है। अभी जब हमारी मतदान केंद्र विस्तार की योजना थी तो हम ऐसे कार्यकर्ताओं के यहाँ भी गए जो पिछले 20 साल से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जन्मस्थल है मध्य प्रदेश, कई पीढ़ियां हो गई, लोगों की तीसरी पार्टी काम कर रही है। किसी कारण से अब वो राजनीतिक में उतना सक्रिय नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पार्टी का ये निर्देश था कि हम उनके घर जाएं, उनके परिवार से मिलें, उनके परिवार के सुख दुख जानें और पार्टी उनकी क्या मदद कर सकती है इस बात को भी जानें। तो ये एक बड़ा लक्ष्य था जो पार्टी का मूल उद्देश्य है कि हमें वरिष्ठों का सम्मान भी करना है और उनके अनुभव का लाभ भी पार्टी को दिलाना है। तो सबका सम्मान भी, नए लोगों की क्षमता और योग्यता का उपयोग भी, ये एक समग्र उद्देश्य है जिसके लेके पार्टी काम कर रही है। पहले महाराज थे जब वो कांग्रेस में थे, अब जब हम बीजेपी में उनको देखते हैं तो उन्होंने अपने आप को बीजेपी के हिसाब से जो है ढाला है। अब वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। क्या लगता है ये जर्नी उनकी कैसी रही? मैंने जो महसूस किया है 30-35 साल के अनुभव में, वो कभी महाराज नहीं थे, वो जनसेवक थे। लेकिन एक जानबूझ के इस तरह की उनकी छवि बना दी गई थी कि वो महाराज हैं। मैं बहुत नज़दीक रहा हूँ, मैंने उनकी कार्यशैली भी देखी है, उनकी सोच भी देखी है और जनता के कल्याण के लिए उनके दिल की भावना को भी बहुत करीब से महसूस किया है। तो ये कांग्रेस में जानबूझ के इस तरह की छवि बनाने का प्रयास कुछ लोगों ने किया था, लेकिन आज जहां हम हैं एक बेहतर उनको वातावरण भी मिला है और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिला है अपनी क्षमता को दिखाने का और जो उनकी मूल भावना है जनसेवा की, उस भावना के अनुरूप काम करने का। चलिए, आप कहते हैं वो पहले से ही ऐसे थे। आप 22 लोग जो आए थे उस समय बहुत बातें होती थी, ये होता था कि पता नहीं आप लोग सब, पहले तो ये था कि जीतेंगे कि नहीं उपचुनाव, आप लोग जीत गए, बड़े बड़े मार्जिन से जीते। उसके बाद ऐसा था कि मंत्री बनाएंगे कि नहीं, मंत्री भी बन गए। फिर ऐसा था कि बीजेपी में रह के बीजेपी के पाठ कितना पढ़ पाएंगे या कितना उसमें रम पाएंगे। तो आप अभी जिस तरह से हम बात कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि एक बीजेपी के ही नेता से हम बात कर रहे हैं, जबकि आप तो 2 साल हुए आपको बीजेपी में आए। तो किस तरह की ये पाठशाला आप लोगों ने अटेंड की है? ये अलग से आप लोगों की होती रही? आप लोग जितने जो 22 लोग हैं, अलग से कुछ पाठशाला आप लोगों ने करी है? मुझे लगता है जो बात आप कह रही हैं, मैं भी वही बात कहना चाहता हूँ
कि मुझे नहीं लगता कि मुझे 2 साल हुए, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं सदियों से भारतीय जनता पार्टी में हूँ। इतनी अच्छी तरह से सामंजस्य हमारा हुआ है। और उसके पीछे जो मूल कारण मुझे लगता है, सिंधिया जी और उनके साथ जो आए लोग, उनकी राजनीति का जो मूल उद्देश्य, जो सिंधिया जी ने हम लोगों को संस्कार दिए, वो जनसेवा के लिए काम करना। राजनीति का उद्देश्य जनसेवा होना चाहिए, उसी उद्देश्य के साथ हम काम कर रहे थे। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है हम वहाँ अपने आप को सामान्य महसूस नहीं कर रहे थे, यहाँ ज़्यादा सामान्य और सामंजस्य के साथ हम अपने आप को महसूस कर रहे हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल एक पारिवारिक वातावरण में हैं। चलिए, कांग्रेस में तो बहुत सारे कारण थे जो आप लोग वहाँ कांग्रेस से बीजेपी में आए, लेकिन उस समय ये सवाल कई बार आप लोगों से पूछा गया होगा, फिर भी मैं पूछती हूँ, जब आप लोग आ रहे थे बेंगलोर में, उसके बाद आप लोग बीजेपी आए, उस समय, आज 2 साल हो गए हैं, आप लोग रम गए हैं, लेकिन उस समय लगा था कि इतनी आसान रहेगी ये डगर? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। उस समय नहीं लग रहा था कि ये डगर इतनी आसान रहेगी। हम भी अपने भविष्य के प्रति आशंकित थे कि वहाँ जाके भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेतागण हमको कितना समझ पाएंगे, हमारे प्रति उनकी भावना कैसी रहेगी, हमको कितना वो महत्व देंगे, हमको कितना वो संरक्षण दे पाएंगे। पर यहाँ आने के बाद ये मैंने महसूस किया कि जितना हमने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा, और जितना हमको कांग्रेस में कभी मिला नहीं। अगर सिंधिया जी को हटा दें तो कांग्रेस के किसी नेता ने हमको महत्व नहीं दिया, हमको आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया, हमारी क्षमता का उपयोग करने की कोशिश नहीं की। पर जब हम यहाँ आए इस परिवार में, तो इतना अच्छा वातावरण हमको मिला है। सब वरिष्ठ नेताओं का हमको संरक्षण भी है, हमारी बात बहुत धैर्य से, गंभीरता से सुनी जाती है, उसको महत्व दिया जाता है। जब सरकार के कोई बड़े निर्णय होते हैं तब भी मुख्यमंत्री जी हमसे राय भी लेते हैं, कोई हमारे सुझाव आते हैं तो उनको बहुत महत्व के साथ। इसी तरह से जब कोई संगठन की गतिविधि होती है तो हर गतिविधि में, संगठन में हमको बड़े महत्व के साथ, हमको ये लगता ही नहीं हम दूसरी जगह से आए, हर चीज़ में हमारी बराबर हिस्सेदारी रहती है, हमारी बात का महत्व रहता है, और हमको फिर हम बड़े मनोयोग से काम करते हैं कि हमारा ही काम है, हमको करना है। तो क्या ये सिंधिया जी के कारण है? सिर्फ और सिर्फ सिंधिया जी के कारण है क्या कि आपकी बात सुनी जाती है, महत्व मिलता है, सुझाव नोट किए जाते हैं, आपकी हिस्सेदारी है आप सबकी? बिल्कुल, ये भी एक कारण है कि सिंधिया जी को पार्टी ने बड़ा अच्छा अवसर दिया है, और पार्टी ने ये भी समझा है कि जिस तरह से आज सिंधिया जी इतना बड़ा कदम, जब यूक्रेन में हमारे हजारों छात्र फंसे हुए थे, कोई मंत्री खुद चल के नहीं जाता है, वो खुद चल के गए, 3-4 दिन रोमानिया रुक के हमारे हिंदुस्तान के बच्चों को तो वो निकाल के ही लाए, पर हमारे पड़ोसी मुल्क के जो बच्चे वहाँ फंसे हुए थे, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, तो सबकी सुरक्षा करके जिस तरह से माननीय मोदी जी का जो एक विजन है उसको आगे बढ़ाने का काम किया, सरकार की छवि को बेहतर बनाने का काम किया, और अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निर्वाह करने का काम उन्होंने किया। तो पार्टी उनका महत्व समझती है, पार्टी उनको महत्व देती है, और पार्टी ये भी महसूस करती है कि जो भी लोग उनके साथ आए हैं वो भी अपने आप में क्षमतावान भी हैं, और पार्टी उनको पूरा महत्व भी देती है। एक सवाल पूछूंगी और मैं चाहूँगी कि आप जवाब दें। देखिए, 2023 दूर नहीं है, चुनावी मोड में तो कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, विधानसभा चुनाव होने हैं मध्य प्रदेश में। क्या लगता है, जिस तरह से राजनीतिक गलियारे में चर्चा होती है अक्सर कि अगला जो फेस रहेगा मध्य प्रदेश का वो ज्योतिरादित्य सिंधिया रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत है कि उसकी राजनीति का उपयोग राष्ट्र के हित में और गरीब के कल्याण में है, और यहाँ पदों की स्पर्धा पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है। सिंधिया जी को, चूँकि मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को महसूस करता हूँ कि उन्होंने कभी पदों की राजनीति नहीं की, वहाँ पर भी नहीं की। यहाँ तो सेवा और संगठन के साथ वो काम कर रहे हैं। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देती है उस जिम्मेदारी को निभाना और उस जिम्मेदारी के अनुरूप काम करना उनका लक्ष्य है।
और उस लक्ष्य के अनुरूप काम कर रहे हैं। पार्टी में सामूहिक निर्णय होते हैं और पार्टी तय करती है, और पार्टी के विजन के अनुरूप भी सिंधिया जी और उनके हम सभी लोग साथ मिलके अब काम कर रहे हैं। ये भी एक आपने बहुत डिप्लोमेटिक जवाब दिया लेकिन देखिए, एक यूथ आइकॉन तो है सिंधिया जी, ये तो डिनाई नहीं किया जा सकता। यहाँ पे जब पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था तब कांग्रेस ने सिंधिया जी के फेस को पोर्ट्रे तो किया था, और आपको याद होगा उस समय नारा भी यही था कि माफ़ करो महाराज हमारे नेता शिवराज, यानी बीजेपी ने भी माना था कि वो फेस है कांग्रेस का। तो मैं फिर से पूछूंगी कि क्या बीजेपी उनको एज अपने मतलब इस विधानसभा 2023 की विधानसभा में फेस के रूप में पोर्ट्रे करेगी? इसमें कोई शक नहीं है कि सिंधिया जी यूथ आइकॉन हैं, और भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद सिंधिया जी के प्रति आस्था रखने वाला युवाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी का आधार बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति युवाओं का रुझान बढ़ा है, और बहुत जो हमारी नीतियां हैं राष्ट्र हित की, उसके अनुरूप हम सिंधिया जी और हम सभी लोग बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं, जिसका लाभ भविष्य में पार्टी को मिलने वाला है। एक सवाल और पूछूंगी, क्या लगता है कि आप लोगों का पलड़ा भारी रहता है बीजेपी में सिंधिया जी के कारण? मुक्ता जी, मुझे लगता है अब ये चीज़ खत्म कर देना चाहिए कि आपका पलड़ा और उनका पलड़ा, अब सिर्फ पार्टी का पलड़ा है। और पार्टी में हम लोग जैसे दूध में पानी मिला देते हैं, इस तरह से मिल चुके हैं। बाकी सारी बातें खत्म हो चुकी हैं। कोई गुट नहीं है, कोई गुटबंदी नहीं है, सिर्फ एक पार्टी है और वो भारतीय जनता पार्टी है, और एक नेता है, नरेंद्र मोदी नेता है। सब लोग उनके नेतृत्व में पार्टी को मजबूत करने के लिए, और जो हमारा महत्वपूर्ण संगठन है जो पार्टी के पीछे रह के काम करते हैं, उनका जो विजन है कि देश में राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना पैदा करना, श्रद्धेय मुखर्जी जी और दीनदयाल उपाध्याय जी के जो जन कल्याण की नीति थी, उस नीति के अनुरूप सुशासन देश में स्थापित करना। और मैं गर्व के साथ ये बात कह सकता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को पुनः स्थापित किया है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में नवाचार के साथ हम ऐसा प्रदेश गढ़ने जा रहे हैं जो आने वाले समय में पूरे देश के लिए उदाहरण बनेगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। कांग्रेस के पर आती हूँ। अभी जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव हुए, परिणाम आए, और अभी जिस तरह से बात हो रही है, कपिल सिब्बल ने कहा, अशोक गहलोत जी ने भी कहा, उन लोगों का मानना है, वरिष्ठ नेता है, इन लोगों का मानना है कि कांग्रेस में के लीडरशिप से गांधी परिवार को अब दूर हो जाना चाहिए। चूँकि आप लोग कांग्रेस में रहे हैं, इतने करीब से देखा है, आप लोग कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, कैसे देख रहे हैं? बड़ी महत्वपूर्ण बात उठाई है आपने मुक्ता जी। कपिल सिब्बल जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, कई पदों पर रहे हैं, कई जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है। पर जो बात निकल के आई है उससे इतना तो तय है कि अब कांग्रेस के अंदर छटपटाहट है। पिछले 10 साल का हम अगर इतिहास देखें तो गांधी परिवार के तीनों ही सदस्य, चाहे वो सोनिया जी हों, चाहे राहुल जी हों, और अभी उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रियंका जी ने जो जिम्मेदारी देखी, पूरी तरह से देश की जनता उनको नकार चुकी है। और जो कांग्रेस में कुछ जनाधार वाले लोग थे, उनको किनारे कर दिया या दूर फेंक दिया या जो छोड़ करके चले गए। और ऊपर से लेकर नीचे तक अपने अस्तित्व की लड़ाई कांग्रेस के लोग लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में हम देख लें, कमलनाथ जी भोपाल में रहते हुए विधानसभा में जब महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर माननीय मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य चल रहा था, तो वो सदन में उनका नहीं आना, ये उनके गैर जिम्मेदार रवैया को जाहिर करता है। प्रदेश की जनता को वो कितना गंभीरता से लेते हैं, मध्य प्रदेश के सदन को, ये भी इससे उजागर होता है। मैं समझता हूं अगर वो सदन में इस दौरान रहते तो कुछ, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चाहे दूसरी दल की तरफ से आए, पर प्रदेश की जनता के हित में कोई सकारात्मक सुझाव आएंगे तो हम उनको स्वीकार करेंगे, तो उनका एक सार्थक उपयोग हो सकता था। जो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। जीतू पटवारी जी, ये पहली बार इतिहास में हुआ है, महामहिम की एक तरह से अवमानना है
कि सदन के बाहर बैठ के आप ट्वीट के माध्यम से महामहिम के अभिभाषण का बहिष्कार करते हो। गोविंद सिंह जी कुछ और कहते हैं, सज्जन वर्मा जी और कुछ कहते हैं। मुझे ये लगता है कि कांग्रेस में अब जो लड़ाई है वो इस बात की लड़ाई है कि हमारा वजूद आगे रहने वाला है या वो भी नहीं है। तो चाहे ये जो कुछ चल रहा है, पंजाब के हालात आपने देखे, वहाँ के मुख्यमंत्री जी स्वयं दोनों क्षेत्र से चुनाव हार गए, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी चुनाव हार गए, उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष जी चुनाव हार गए। तो ये सब इस बात का सबूत है कि पार्टी अपना जनाधार भी खो चुकी है, जनता का विश्वास भी खो चुकी है, और उनमें जो संघर्ष है, छटपटाहट है, वो इस बात के लिए है कि हम अपना वजूद कैसे कायम रख पाएं। ये चुनौती उनके सामने है। और दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे संकट के समय में भी मध्य प्रदेश में जो उनके नेता हैं वो अपनी जिम्मेदारी का ठीक से निर्वाह नहीं कर रहे हैं। एक तरह से मध्य प्रदेश की जनता के साथ वो विश्वासघात भी कर रहे हैं। चलिए आपके डिपार्टमेंट की बात करती हूँ थोड़ा सा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट में आप राज्य मंत्री हैं और जो आपके वरिष्ठ मंत्री हैं वो बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, तो कैसे सामंजस्य बैठता है, कैसे काम करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे जो हैं महत्वपूर्ण योजनाएं भी हैं इस डिपार्टमेंट में। माननीय मुख्यमंत्री जी का सदैव ये प्रयास रहता है और उनके ये निर्देश भी हैं कि सब लोग मिल के काम करें, क्योंकि मूल जो लक्ष्य है वो विकास का लक्ष्य है। और हर विभाग के जो 52-54 विभाग हैं, तो हर विभाग में तालमेल बिठा के कैसे हम प्रदेश के विकास के प्रति उसका उपयोग कर पाएँ, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का सदैव प्रयास रहता है। और इसी दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, भूपेंद्र सिंह जी भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, तो मैं कह सकता हूं कि एक अच्छे तालमेल के साथ विभाग के विकास की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। बीजेपी में हमने अक्सर यहाँ पे देखा है, आपके यहाँ पे मुख्यमंत्री अक्सर आप लोगों के साथ 1-to-1 करते हैं, चिंतन बैठक होती है। अभी जैसे 25 तारीख को भी आप लोग बाहर जा रहे हैं, सारे मंत्रियों के साथ जा रहे हैं, आप इसको किस रूप में देखते हैं? यही भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता है जो दूसरे राजनीतिक दलों से हमको अलग करती है। चिंतन करना, मंथन करना और उसके बाद जो निष्कर्ष निकल के आए उसको देश और प्रदेश के हित में उपयोग करना। चाहे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हों, हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री आदरणीय शिव प्रकाश जी, BL संतोष जी और जितने भी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, समय समय पर देश के हित में क्या चल रहा है और क्या होना चाहिए और किस तरह से हम गरीब कल्याण के बारे में जो पार्टी सोचती है उसको हम कैसे क्रियान्वित करें। तो बहुत से एक वैचारिक पहल भी है जो हम लोगों को मानसिक रूप से जागृत भी करती है और हमें हमारे कर्तव्य का बोध भी कराती है। तो ये एक बड़ी विशेष परंपरा है। निश्चित रूप से इस परंपरा का लाभ पार्टी को मिलता है, संगठन को भी मिलता है। हम लोग वैचारिक स्तर पे भी मजबूत होते हैं और ठीक तरह से पार्टी के लिए काम कर पाते हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पचमढ़ी में हमारा 3 दिन का शिविर होने वाला है। तो कुछ न कुछ एक नवाचार करना और पार्टी के लिए उपयोग करना, ये एक बहुत अच्छी परंपरा है और मैं समझता हूँ ये पार्टी के हित में बहुत अच्छा इसका उपयोग किया जा सकता है। जाते जाते एक सवाल पूछूंगी। आप लोगों की लाइफ बहुत बिजी रहती है, लोगों के बीच में रहती है, अपने क्षेत्र में रहती है, खुद के लिए समय कैसे निकालते हैं और निकलता है तो क्या करते हैं? निश्चित रूप से आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, क्योंकि क्षेत्र की जिम्मेदारी, संगठन की जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी, प्रभार के जिले की जिम्मेदारी, तो निश्चित रूप से खुद के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल होता है। और कभी कभी ऐसा लगता भी है, मैं बड़े खुले दिल से कहना चाहता हूँ कि शायद ईश्वर ने हमको इसीलिए भेजा है, सेवा के लिए। तो ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ ये अपने लिए ही कर रहा हूँ। जो काम कर रहा हूँ वो गरीबों के कल्याण के लिए कर रहा हूँ। पर जब कभी वक्त मिलता है तब हम चिंतन करते हैं कि जिस लक्ष्य के साथ हम राजनीति में आए और जो राजनीति में रह के एक हमारा धर्म होना चाहिए, इस तरह का कर्तव्य बोध हम अपने अंदर पैदा करते हैं और अपने आप से सवाल करते हैं कि हम जिस लाइन पे चल रहे हैं क्या ठीक है, किस तरह से हम अपने आप के साथ न्याय कर पा रहे हैं, कैसे हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर पा रहे हैं और इसको कैसे हम और आगे ले जा सकते हैं।
तो जब समय मिलता है तो हम अपने आप से भी सवाल करते हैं और चिंतन भी करते हैं, मंथन भी करते हैं। मतलब जब समय मिलता है तब भी राजनीति के बारे में सोचते हैं? मैं समझता हूँ आप जिसको राजनीति कह रहे हो, मेरे लिए वो राजनीति नहीं है, मेरे लिए एक माध्यम है सेवा का, और यही मेरा कार्य है, यही मेरा कर्तव्य है, तो उसके बारे में ही सोचता हूँ। अच्छा, चलिए, आपने स्वदेश न्यूज़ में सबकी बात को अपना इतना समय दिया, इतनी अच्छी बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, हमने बात की राज्य मंत्री OPS भदौरिया जी। अगले हफ्ते हम एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।